जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज अपने नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हुए हैं और आज का अपना जो टॉपिक है वो है अपर्दन। पिछली वीडियो के अंदर हमने अपक्षय के बारे में पढ़ा था, उससे पहले अपने अनाच्छादन के बारे में पढ़ा था। अनाच्छादन यानी कि चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया होती है जिसे तीन रूपों में बांटा गया था। अपक्षय यानी कि वेदरिंग, अपर्दन और निक्षेपण। तो आज अपने दूसरे कारक अपर्दन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो अपक्षय और अनाच्छादन की नहीं देखी है तो वो जरूर देखें। वीडियो इनका आधार है, इसलिए उसे देखना बहुत ही जरूरी है। अपर्दन जिसे अंग्रेजी के अंदर इरोजन के नाम से जाना जाता है। अपर्दन या इरोजन क्या है, तो अपने इसकी बात करें तो अपर्दन शब्द है या फिर अपने बात करें इरोजन, जो कि अंग्रेजी का शब्द है, यह लैटिन भाषा के इरोडेर शब्द से बना है। जो अपना शब्द है इरोजन यानी अपर्दन, वो लैटिन भाषा के इरोडेर शब्द से बना हुआ है, जिसके अर्थ की अगर बात करें, इरोडेर का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है घिसना अथवा कुतरना। यानी कि अपर्दन क्या है? अपर्दन एक ऐसी प्राकृतिक शक्ति है या प्राकृतिक शक्तियों द्वारा जब चट्टानों को घिसा जाता है या कुतरने की प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया को अपर्दन के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो भी प्राकृतिक शक्तियां हैं, जैसे कि अगर प्राकृतिक शक्तियों की बात करें कौन कौन सी है जो इसे चट्टानों को घिसने या कुतरने का कार्य करती है, तो उनमें सबसे मुख्य है वो है नदियां यानी कि नदी, फिर हिमानी यानी कि बर्फ की नदी जिसे ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है, भूमिगत जल, समुद्री लहरें, तो इस प्रकार ये सारी, और वायु, तेज चलती हुई हवा, ये सारे अपर्दन के वो कारक या वो शक्तियां हैं जो चट्टानों को घिसने या कुतरने का कार्य है वो करती है। तो अपर्दन शब्द का अर्थ है वो लैटिन भाषा के इरोडेर से बना है, जिसका अर्थ होता है घिसना या कुतरना। यानी कि चट्टानें जब घिसती है इन प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाती है, तो उस प्रक्रिया को अपर्दन के नाम से जाना जाता है। अपर्दन है वो एक गतिशील प्रक्रम है। पिछली वीडियो में हमने अपक्षय के बारे में पढ़ा था। अपक्षय है वो एक स्थिर या स्थैतिक प्रक्रम था या प्रक्रिया थी, जबकि अपर्दन क्या है? एक गतिशील प्रक्रिया है। अब आप देखो, नदियां हैं, हिमानी है, भूमिगत जल है, समुद्री लहरें है, वायु है, ये सारे क्या करते हैं? गतिमान है, गति करते हैं, और गति करते हुए ये तोड़ने का कार्य करते हैं। अपर्दन के अंतर्गत, अपक्षय में केवल तोड़ने का कार्य था, लेकिन अपर्दन के अंतर्गत क्या है? तोड़ने या टूटने के साथ साथ यह परिवहन का कार्य भी करता है। यानी कि चाहे वायु है, समुद्री लहरें हैं, नदियां हैं, हिमानी है, भूमिगत जल है, ये उस चीज को घिसकर या कुतर कर अपने साथ आगे परिवहन का कार्य भी करते हैं। इसलिए यह एक गतिशील प्रक्रम है। यह क्या करेगा? अपर्दन दोनों ही कार्य करेगा। उस
चट्टान को तोड़ेगा भी और उसे का परिवहन करके दूसरे इलाके के अंदर भी लेकर जाएगा। इसके बाद में अपने बात करते हैं अपरदन के प्रकार की, कि अपरदन है वो कितने प्रकार का होता है। अपरदन के अगर प्रकार की बात करें तो इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक है वो है जल अपरदन और दूसरा वायु अपरदन। वायु अपरदन है वो मुख्य रूप से मरुस्थलीय इलाके में होता है और इसके अंतर्गत क्या है कि जब तेज चलती हुई वायु है वो रेत के कणों को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है और वह जिसके कारण अपरदन होता है, या तेज गति से चलती हुई वायु के साथ जब रेत के कण मिले होते हैं तो वो चट्टानों से टकराते हैं तो उसको घिसने या कुतरने का कार्य है वो करते हैं। और वायु अपरदन के कारण ही लोयस के मैदानों का निर्माण होता है, यानी कि जब वायु आगे परिवहन करके जाती है और निक्षेपण के द्वारा है वो लोयस के मैदान है वो बनते हैं, तो उसमें वायु अपरदन का लोयस के मैदान बनने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। और जल अपरदन की अगर बात करें तो जल अपरदन है वो नदियों के द्वारा हो सकता है, हिमानियों के द्वारा हो सकता है, समुद्री लहरों के द्वारा हो सकता है, ज्वार भाटे की क्रिया के द्वारा हो सकता है। जल अपरदन है वो भी अपरदन का एक मुख्य कारक है और बड़ी मात्रा में जो अपरदन की प्रक्रिया होती है वो जल के द्वारा ही होती है। इनके अलावा अपरदन है वो वर्षा के कारण भी हो सकता है। जब वर्षा की बूंदें हैं वो तेजी से धरातल पर टकराती है तो उसके कारण क्या है कि जो रेत है, मिट्टी है वो असंगठित हो जाती है और फिर इसके साथ पानी के साथ बहती रहती है। नदियां हैं वो लगातार चट्टानों को घिसने का कार्य करती है। हिमानी है वो आने वाले रास्ते में पदार्थों को तोड़ देती है और अपने साथ आगे बहाकर ले जाती है। तो इस प्रकार से अपरदन के ये दो मुख्य प्रकार है। अब अपने बात करते हैं अपरदन के लिए उत्तरदायी शक्तियों की, कि अपरदन के लिए मुख्य रूप से कौन सी शक्तियां हैं वो उत्तरदायी है। तो उत्तरदायी शक्तियां जो अपरदन का कार्य है वो करती है, तो इसमें मुख्य रूप से जो शक्तियां शामिल की जाती है उसमें एक नंबर के अंदर आता है अपघर्षण। एक नंबर पे है अपघर्षण, दूसरे नंबर पर है सन्निघर्षण, तीसरे नंबर पर है जल दाब क्रिया, 4 नंबर पर है संक्षारण या संक्षारण, 5वें नंबर पर है अपवाहन, 6 नंबर पर है गुहिकायन और 7 नंबर पर है उत्पाटन। तो अपरदन के लिए जो उत्तरदायी शक्तियां हैं उसमें 7 अपने पास शक्तियां हैं: अपघर्षण, सन्निघर्षण, जलदाब क्रिया, संक्षारण, अपवाहन, गुहिकायन और उत्पाटन। अब अपने बात करते हैं कि ये शक्तियां हैं वो किस प्रकार से अपना कार्य है वो करती है। तो इसमें सबसे पहले आता है वो है अपघर्षण। अपघर्षण क्या है? तो जब नदियां हैं, हिमानियां हैं या समुद्री लहरें हैं, उनके अंदर जो चट्टानी टुकड़े या फिर चट्टानी जो चूर्ण होता है वो जल के साथ आगे की ओर गति करता है। तो जब वो उनके अंदर जो चट्टानी मलबा होता है तो वो क्या करता है, धरातल के नीचे की चट्टानों के साथ टकराता है
और घर्षण की क्रिया करता है और उसे तोड़ने का कार्य करता है। तो जब यह मलबा नीचे घर्षण करता है तो उस क्रिया को अपघर्षण के नाम से जाना जाता है। यानी कि बहती हुई नदियों के साथ जो चट्टानी टुकड़े हैं वो गतिशील होते हैं, तो वो नीचे की चट्टानों पर घर्षण का कार्य करते हैं, उस क्रिया को अपघर्षण के नाम से जाना जाता है। दूसरा अपने पास जो उत्तरदायी शक्ति है वो है सनी घर्षण। सनी घर्षण के अंतर्गत क्या होता है कि उसी प्रकार है कि नदियों या लहरों के अंदर जो चट्टानी टुकड़े हैं वो टुकड़े या कण जब आपस में टकराते हैं और आपस में टकराने के कारण छोटे रूप में टूटते हैं, उस क्रिया को शनि घर्षण कहते हैं। भाई इसमें अपघर्षण के अंतर्गत तो जो नदियों के अंदर चट्टानी टुकड़े या चूर्ण थे वो धरातलीय चट्टानों से टकराते हैं, तो उस क्रिया को तो अपघर्षण कहते हैं, और जब वो आपस में टकराते हैं तो उस क्रिया को सनी घर्षण के नाम से जाना जाता है। जलदाब की क्रिया की बात करें तो नदियों के अंदर जो जल होता है ज्यादा मात्रा में, तो उस जल का दबाव है वो धरातलीय या तली की चट्टानों पर पड़ता है, जिसके कारण वो लगातार घिसती रहती है। या फिर नदियों के अंदर जब जल भंवर बन जाते हैं, पानी गोल गोल घूमने लगता है, कोई सुराख है वगैरह या छोटा गड्ढा वगैरह आ जाता है, तो उसके अंदर तो वो क्या करता है, घूमता हुआ जल तेजी से धरातलीय शैलों को, तली की शैलों को काटने का कार्य करता है, तो उसे जलदाब क्रिया के नाम से जाना जाता है। 4 नंबर जो अपना पॉइंट है वो है संक्षारण। संक्षारण को गोलीकरण के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि बहता हुआ जल है, यानी कि चाहे नदियां हैं चाहे समुद्री लहरें हैं, वो क्या करती है, जब तेजी से आगे की ओर पानी बढ़ता है तो कई खनिजों को अपने साथ घोलकर आगे ले जाती है। जैसे कि नमक है या चूना है, ये आसानी से जल के साथ घुल जाते हैं और आगे की ओर चले जाते हैं। तो खनिजों का जल के साथ घुलकर आगे की ओर चले जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे संक्षारण या घोलीकरण के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है वो है अपना अपवाहन। अपवाहन की क्रिया है वो हवा के द्वारा होती है। यानी कि तेज गति से चलती हुई हवा जब रेत के कणों को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है तो उस क्रिया को अपवाहन के नाम से जाना जाता है। अगला है वो है गुहिकायन। तो गुहिकायन में क्या होता है कि जल है वो तेजी से, नदियों का जल है वो तेजी से जब बहता है तो बहता हुआ जल क्या करता है कि नीचे चट्टानों के अंदर छिद्र या सुराख वगैरह बना देता है। जल भंवर होते हैं वो उसमें गड्ढे वगैरह बना देते हैं, तो उस क्रिया को गुहिकायन के नाम से जाना जाता है। जल गर्तिका और अवनमित कुंड इसके उदाहरण है। यानी जलगर्तिका जब भंवरों के कारण छोटे गड्ढे हो जाते हैं तो उसे जलगर्तिका के नाम से जाना जाता है, और वो गड्ढे जब विशालकाय बन जाते हैं तो उसे अवनमित कुंड के नाम से जाना जाता है। फिर है उत्पाटन। उत्पाटन की प्रक्रिया है वो हिमानी या हिम नदियों या ग्लेशियर के द्वारा होती है। यानी कि जब तेजी से ग्लेशियर या हिम नदी है वो ऊपर से नीचे की ओर आती है तो सामने आने वाली चट्टानों को उखाड़ कर ले जाती है, उखाड़ कर या फिर तोड़ कर ले जाती है। उखाड़ कर या तोड़ कर ले जाने की उस क्रिया को उत्पाटन के नाम से जाना जाता है। उत्पाटन को उत्खल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी अपर्दन के लिए उत्तरदायी शक्तियां, जिसमें अपघर्षण, शनि घर्षण, जलदाब क्रिया, संक्षारण, अपवाहन, गुहिकायन
और उत्पाटन को शामिल किया गया था। अब अपने बात करते हैं अपर्दित पदार्थ की कि वो कितने रूपों में गति करता है या प्रवाहित होता है। यानी कि जो पदार्थ अपर्दित हो रहा है नदियों के द्वारा, हिमानियों के द्वारा, अपर्दित पदार्थ के प्रवाहित होने के रूप, तो अपर्दित पदार्थ है वो 3 रूपों में प्रवाहित होता है, 3 रूपों में आगे की ओर गति करता है। तीनों इस प्रकार है। एक नंबर है वो है घुलकर, 2 नंबर है वो है निलंबन के द्वारा, और 3 लुढ़क कर। यानी कि जो अपर्दित पदार्थ है वो 3 रूपों में प्रवाहित होता है, घुलकर, निलंबित या निलंबन के द्वारा या फिर लुढ़क कर। घुलकर के अंदर क्या होता है, जैसे नमक है, चूने की मात्रा होती है, चूना वगैरह है, ये तो पानी के साथ घुल जाता है और घुलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। निलंबन के अंतर्गत क्या होता है कि या तो तैरते हुए या फिर लटक कर, जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा हो गया, तो लकड़ी का टुकड़ा अगर पानी पर तैर रहा है तो वो तैरते हुए निलंबन की क्रिया कर रहा है, या फिर रेत वगैरह के कण है वो उसके अंदर घुले हुए हैं और अंदर बीच में से जा रहे हैं, तो वो लटक कर निलंबन का कार्य करते हैं। आगे की ओर जाना तो तैरते हुए या लटक कर जाने की जो क्रिया होती है उसे निलंबन के नाम से जाना जाता है। और लुढ़क कर यानी कि इस प्रकार से जहां पर ढाल वाला भाग होता है और बड़े टुकड़े होते हैं, वो इस प्रकार लुढ़क कर है वो नीचे की ओर गति करते हैं। लुढ़क कर जाने की क्रिया को कर्षण या फिर घसीटना के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो पदार्थ है घसीटता हुआ या कर्षण क्रिया के द्वारा जाता है तो वो लुढ़क कर जाता है। तो इस प्रकार अपर्दित पदार्थ के प्रवाहित 3 रूप थे, घुलकर, निलंबन और लुढ़कने के द्वारा अपर्दन की क्रिया है वो होती है। तो ये थे अपने अपर्दन के बारे में हमने जाना। अगली वीडियो में अपने अपर्दन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। के लिए नमस्कार।